हेलो एवरीवन। पॉलिटी के कई सारे कंसेप्ट देख लिए, प्रेसिडेंट देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख लिया। अब बारी आती है आपके आसपास का जो गवर्नेंस सिस्टम है, जिसको हम लोग लोकल गवर्नेंस सिस्टम बोलते हैं। आप विलेज एरिया में रह रहे हो तो आपने नाम सुना होगा ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का, इन सब का। अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपने अपने मेयर के बारे में तो जानते ही होंगे, वार्ड पार्षद के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ये लोकल गवर्नेंस सिस्टम होता क्या है? देखो, लोकल गवर्नेंस सिस्टम के दो पार्ट हो सकते हैं। रूरल एरिया के लिए अलग एग्जिस्ट करता है इंडिया में, और अर्बन एरिया के लिए अलग से काम करता है। अर्बन एरिया और रूरल एरिया में सिस्टम और अर्बन एरिया का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। कुछ चीज़ें कॉमन है, उनका काम क्या करना है ये कॉमन है, लेकिन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। इंडिया में लोकल गवर्नेंस सिस्टम कोई नई बात नहीं है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। हमारी पहली नगर निगम 1688 में ही बन गई थी। 1688, समझ रहे हो? सबसे पहले कौन सी नगर निगम बनी थी? मद्रास नगर निगम सबसे पहले बन गई थी। और ये अकेली नहीं है, इसके थोड़े साल बाद ही 1726 में कलकत्ता में और आपके बॉम्बे में, जिसे आप आज मुंबई बोलते हैं, उस समय ये बॉम्बे हुआ करता था। यहाँ पर लोकल गवर्नेंस यानी इंश्योर कर दिया था, यानी नगर निगम बना दी थी। समझ रहे हो? अंग्रेज भी आए थे बेचारे नए नए, 1726 1688, खुद गांधी भी पैदा नहीं हुए थे तब की हमारे यहाँ पर ये लोकल गवर्नेंस सिस्टम है। रूरल एरिया में भी कोई बड़ी नई बात नहीं है। हमारी पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को बना दी थी राजस्थान के नागौर में। राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पहली ग्राम पंचायत बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू खुद इसके उद्घाटन में गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय के। तो फिर ऐसा आज के टाइम में तो आपको ये पूरा अलग से दिखेगा। देखो, दिक्कत थी, लोकल गवर्नेंस आपने बना दिया, कोई भी काम आप शुरुआत तो कर देते हो, लेकिन कई बार होता होगा कि वो काम तो को आप अच्छे से अंजाम नहीं दे पाते, उस काम में आपकी एफिशिएंसी ऊपर नीचे रहती है, प्लानिंग ठीक नहीं रही थी, तो डाइल्यूट हो जाते हैं। हमारा लोकल गवर्नेंस भी शुरू से ही डाइल्यूट था इसके ऑब्जेक्टिव से, डाइल्यूट था जो इसकी कोर फंक्शनिंग थी उससे। कैसे? अब रूरल एरिया है लोकल गवर्नेंस मतलब लोग चुने, लोग आए, सरकार चलाए, लेकिन सरकार चलाने के लिए चुनाव ही नहीं होते थे। एक बार चुनाव हो गया, 15-15 साल तक चुनाव नहीं हो रहे। अर्बन एरियाज में नगर निगम में 5 साल के लिए मेयर चुना, दूसरे इलेक्शन का पता नहीं है, तब तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई IAS या RAS जैसे जो भी PCS ऑफिसर होगा वो चलाने लग जाता था। तो फिर मतलब क्या निकला? यदि सरकारी हाथों में ही गवर्नेंस का सिस्टम देना है, लोकल गवर्नेंस का, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है, जहां पर जनप्रतिनिधियों की जरूरत होती है, जहां पर आपके बीच में से ही लोग चुनकर आए और आपके लोगों को ही के बीच के ही आपके काम धाम को गवर्न करें, वहां पर इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्संस का आना लोकल गवर्नेंस का फेलियर था। करप्शन एक बड़ा रीजन था कि इस तरीके का सिस्टम होता था। एक करप्शन तो था, कई जगह करप्शन था खूब सारा, तो कई जगह पंचायतें तो बना दी, नागौर अच्छा पंचायत बना दी, पैसा ही नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो काम क्या करोगे? पैसा फंड अलॉट होगा, फंड आएगा तो ही तो उसको आगे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उसको इन्वेस्ट करा जाएगा, लेकिन पैसा नहीं है। तो ऐसे में कई सारी कमियां थी, मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज का ना होना, करप्शन का होना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ज़्यादा मजबूत होना एज कंपेयर टू रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ऐसे कई सारे लूपहोल्स थे। इन कमियों को दूर करने के लिए टाइम टू टाइम कई सारे प्रयास भी करे हुए, जैसे आपने नाम सुना होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। इनसे पेट नहीं भरा, इनकी बातों से पेट नहीं भरा, तो अशोक मेहता कमेटी बना दी। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी समिति, हनुमंता समिति, दंतावाला समिति, कई समितियां बनाई गई। काम फिर भी करप्शन तो था, रिसोर्स किसी को रिसोर्स नहीं मिल रहे थे। अभी भी सरकारी नौकरशाही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपना दबदबा बनाया हुआ था, चुनाव नहीं हो रहे टाइम पे। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए जरूरी था कि लोकल गवर्नेंस को भी, जिस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट वाला आपके पार्लियामेंट सिस्टम, हमारा जो स्टेट का सिस्टम था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है कि इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे, उसी तरीके से इसको भी जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने की। और यही चीज 73rd
और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंश्योर करी गई, और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 73rd के थ्रू पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर, रूरल एरिया में, जबकि अर्बन एरिया में आपके म्युनिसिपल बॉडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया। तो ये आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका मेन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आया था। इस अमेंडमेंट की खास बात ये थी कि इसने जो हमारा जो ये जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नेंस सिस्टम पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन जरूरत थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाने की। और 1992 के ये दो अमेंडमेंट हमारे रूरल और अर्बन दोनों एरियाज के गवर्नेंस को, लोकल गवर्नेंस को यहाँ पर किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाते हैं। ऐसा बहुत पहले हो जाता, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ा था, तो वहां पर सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा था। लोकल गवर्नेंस या लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, और स्टेट लिस्ट का पार्ट होना भी की वजह से भी देखा गया कि कुछ राज्यों में लोकल गवर्नेंस सिस्टम काफी अच्छा चल रहा था, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जबकि कुछ में बिल्कुल बर्बाद, करप्शन हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहे, 15-15 साल तक कोई सरपंच चुन गया तो 15 साल तक सरपंच बना हुआ है। मतलब ये कैसा सिस्टम है। रिप्रेजेंटेटिव्स को तो होता है कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंटली उनके चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव ही नहीं है। तो ऐसी कई सारी कमियां थी, क्योंकि स्टेट लिस्ट का पार्ट था, तो कुछ स्टेट्स में आवश्यकता से ज़्यादा कमियां थी। इसके वजह से भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाया गया। जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें पूरा एक सिस्टम, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। उस स्ट्रक्चर तैयार करने में कि कैसे क्या होगा, क्या सिस्टम होगा। जब बात करें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो यहाँ पर बात करें तो 73rd को एक तरफ पढ़ेंगे, यानी एक तरफ पढ़ेंगे आपके पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे अर्बन लोकल बॉडी सिस्टम। तो फर्स्ट एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अर्बन लोकल बॉडीज। अब इसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में रूरल एरिया में एक सिस्टम क्रिएट करा गया, जिसको बोला गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें बेसिक लेवल पे था आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, कई सारी ग्राम पंचायत को मिलाकर मिलाया गया कि मंडल पंचायत, या यूं बोले पंचायत समितिज बनाई गई, अलग अलग नाम है इसके। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला परिषद का बनाया गया। देखो, कई सारी ग्राम पंचायत को मिला के मंडल पंचायत या पंचायत समिति, और कई सारी पंचायत समिति इसको मिला के जिला परिषद आपका बनाया गया। तो ये पूरा सिस्टम आपके एग्जिस्ट करने लगा। चलिए, इसके ये ऐसी ही, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीन बॉडीज के अलावा यहाँ पर आपके ग्राम सभा को भी बनाया गया। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी हर चीज को। एक तो ग्राम सभा बनी और ये तीनों अलग से बनी, जबकि यहाँ पर डिवीजन थोड़ा अलग था। यहाँ पर डिवीजन था, इसको नाम दे सकते हो आप वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखा गया पॉपुलेशन के बेसिस पे। भाई, गांवों की लगभग हर गांव की पॉपुलेशन सेम होती है, 1000 के आसपास देखने को मिलेगी, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम, लेकिन हर सिटी की एक जैसी नहीं हो सकती। कोटा की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। कोटा की पॉपुलेशन और अभी आपने नागौर पढ़ा था, उसकी पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। कहीं की मिलियंस में है, मतलब 10 लाख के ऊपर है, और कहीं की आपके 1 लाख ही है। लेकिन सब जगह सिस्टम तो अर्बन लोकल बॉडीज ही है। तो जिन सिटीज की, जिन टाउन्स की पॉपुलेशन कम थी, वहां पर नगर पालिका, पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी तो नगर परिषद, और थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन जैसे मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, कोटा, जयपुर, वहां पर नगर निगम सिस्टम एग्जिस्ट करा गया। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे जैसे सिटी पॉपुलेशन बड़ी
तो नगर पालिका से नगर परिषद और नगर निगम। किसी सिटी की आज नगर पालिका है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो कल को नगर परिषद बन जाएगा, फ्यूचर में नगर निगम बन जाएगा। तो ये सिस्टम था। बात करें यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई थी ग्राम सभा और इन सब का मिटन। ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा मतलब सारे जितने गांव के जितने लोग हैं वो इसमें शामिल थे। अब गांव के में तो बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे शामिल होंगे? नो। गांव के जितने भी लोग हैं वोटर लिस्ट में है, यानी ऑल पर्सन्स ऑफ रेस्पेक्टिव विलेज मोर देन 18 ईयर्स एज, 18 साल से ऊपर के सारे लोग इसमें मिलते थे। ग्राम सभा वो बॉडी थी जिसने हमारी डेमोक्रेसी को एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बना दिया। सवाल पूछ देगा, याद रखना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को कौन इंश्योर करता है? तो वो ग्राम सभा है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? गांव के सारे लोग, कई बार आप पिक्चर्स वगैरह हम देखते होंगे तो गांव के लोग एक पेड़ के नीचे एक पंचायत जिनकी चलती है, अरे वो पंचायत को ही ग्राम सभा नाम दिया गया है, जिसमें 18 साल से ज्यादा के सारे लोग आकर मिलेंगे, बैठेंगे और डिसीजंस लेंगे। पर डिसीजंस क्या लेंगे? भाई गांव में स्कीम आई है, 5 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्री घर मिलेगा, तो बताओ भैया किसको लेना चाहिए? तो जितने बेनिफिशरीज हैं गवर्नमेंट के, अब कोई को इश्यूज हैं तो सब वहां पर डिस्कस करते हैं। यानी यूं बोलें कि गांव के सारे मतलब 18 से ऊपर जितने भी वोटर लिस्ट में लिस्टेड पर्संस आएंगे, गांव के इश्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसे कोई स्कीम आई गवर्नमेंट की तो उसका बेनिफिशरीज कौन होगा, उसको कैसे, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ऐसे सब। तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काई में, गवर्नेंस में। तो ग्राम सभा ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, या यूं बोले पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सिस्टम में। पार्टिसिपेटरी मतलब क्लियर हो गया, पार्टिसिपेट कर रहे हैं गांव के सारे लोग जो कि वोटर लिस्ट में लिस्टेड है। जबकि यह तो हो गया पार्टिसिपेटरी बॉडी, जबकि जिला परिषद, मंडल पंचायत एंड ग्राम पंचायत और ये सारी की सारी बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स बॉडी है, यानी इनके लिए इलेक्शंस होते होंगे। जी हाँ, इनके लिए इलेक्शंस होते हैं। बात करें किसके लिए कैसे इलेक्शंस होते हैं, तो अगेन लिस्ट बना लो। देखो, पहले इधर तो होगी आपकी ग्राम पंचायत, एक थी आपकी पंचायत समिति, एक होगी आपकी जिला परिषद। अब इसके कुछ मेंबर्स होते हैं, एक तरफ तो होते हैं इनके मेंबर्स, ये तो हो गया आपकी बॉडी। एक तरफ तो थे आपके मेंबर्स और दूसरी तरफ थे उन मेंबर्स, इस बॉडी के चेयरमैन या हेड। इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब गांव के लोग मिलके डायरेक्टली इलेक्टेड करेंगे। या रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए अलग चीज है, ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। पंचायत समिति, जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो इनको चुन लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट इलेक्टेड। और ये भी इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा। चेयरमैन जो होगा, हेड होगा जिला परिषद का, जिला प्रमुख जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा, इनको चुना, इन्होंने इसको चुना, ये फिक्स है। लेकिन यहां पर याद रखना कि ग्राम पंचायत का हेड, इट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज डिसाइडेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबली, रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हर किसी स्टेट में डायरेक्ट होता है तो किसी में इनडायरेक्ट होता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में डायरेक्टली इलेक्टेड है, मेंबर्स अलग चुने जा रहे हैं, ये अलग चुने जा रहे हैं। कहीं पर इनडायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट आपने वार्ड पंच चुन लिए, फिर बाद में उसने सरपंच को चुन लिया। ग्राम पंचायत हेड मतलब सरपंच, पंचायत समिति का हेड मतलब प्रधान, जिला परिषद का हेड मतलब जिला प्रमुख।
जबकि अर्बन लोकल बॉडीज में चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, तीनों के तीनों में वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं। एक तो होते हैं वार्ड मेंबर्स, एक होता है आपका मेयर्स या चेयरमैन। वार्ड मेंबर्स सभी जगह डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और जबकि मेयर का चुनाव डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। इस केस में और ये केस में ये दोनों जगह डिसाइड करने का जो अथॉरिटी है वो स्टेट असेंबलीज को है। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टेट असेंबलीज को क्यों दे रहे हैं ये पावर, क्योंकि आपको अभी हाल बताया ना कि ये लोकल गवर्नेंस किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का। और स्टेट लिस्ट का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी तो कुछ करे, तो उनको ऑथोराइज या ऑटोनॉमी दे रखा है, पावर दे रखा है, भैया तुम डिसाइड कर लो इसमें किसको बनाना है। तो ये वार्ड मेंबर ये फिक्स है, डायरेक्टली वार्ड मेंबर डायरेक्टली, तो ये फिक्स है। इसी तरीके से दोनों जगह देखो कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें सेम होती हैं। तो दोनों जगह रिजर्वेशन भी फिक्स है। भाई इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो रिजर्वेशंस भी हैं क्या कुछ? जी हैं, रिजर्वेशंस इन इलेक्शन। अब रिजर्वेशन इन इलेक्शन देखिए कैसे, इधर हो गई कैटेगरी और इधर हो गया कैसे, मतलब पॉलिसी। पहले बात करें एससी और एसटी की, तो पॉलिसी ये है परसेंटेज अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कैटेगरी एससी एंड एसटी। फॉर एग्जांपल किसी टाउन की पॉपुलेशन है 1 लाख, वहां पर टोटल सीट्स हैं 30 और एससी की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 10% और एसटी की पॉपुलेशन है आपकी वो है आपकी 20%। तो एससी के लिए रिजर्व कितना हो जाएगी, 1 लाख का 30 सीटों में 1 लाख में 10% यानी 10,000 पॉपुलेशन इनकी है और 20,000 एसटी की है। तो 10,000 निकाल लो, 10% 3 का यानी 3 सीट इनके लिए रिजर्व और 6 सीट इनके लिए रिजर्व, ऐसे। जबकि वुमेन्स के लिए मिनिमम 1/3 सीट्स होगी। मिनिमम 1/3 सीट्स का मतलब हो गया कि टोटल सीट्स का मिनिमम 1/3। मिनिमम 1/3 कितना हो गया, मिनिमम 10। तो ऐसे यदि 50 सीट है तो 1/3 आपके 16 सीट हो जाएगी, 17 सीट रिजर्व हो जाएगी। जबकि ओबीसी के लिए मैं फिर बता रहा हूं, ओबीसी के लिए क्या है, डिसाइडेड बाय स्टेट असेंबली। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर ये पढ़ते टाइम, कहीं कहीं जगह ये गच्चा खा जाता है बच्चा कि स्टेट असेंबली कहाँ कहाँ पर है। तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देना है या नहीं देना, याद करो, करंट अफेयर का एक पार्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ा होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर आया था यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी के रिजर्वेशन का, एससी का नहीं आएगा, वुमेन्स का नहीं आएगा, फिक्स है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये फिक्स है। 73rd में भी यही बोला है, 73rd में ये रिजर्वेशन कहां पर लग जाएगा, सेम चीज पंचायत सिस्टम में, और 74th में अर्बन एरियाज में, इसलिए एक साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डिसाइडेड बाय स्टेट असेंबली, देना है कि नहीं देना, देना है कि नहीं देना, और देना है तो कितना देना है, सब कुछ स्टेट असेंबली। क्यों? क्योंकि लोकल गवर्नेंस पार्ट है स्टेट लिस्ट का। चलिए आगे पढ़ते हैं। इलेक्शंस कराएगा कौन, भाई इलेक्शन कराएगा कौन, इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी है वो है आपकी इलेक्शंस। अब इलेक्शंस, दोनों इलेक्शंस की बात यहां पर है, पंचायत सिस्टम का इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज का, अर्बन लोकल बॉडीज का, दोनों जो इलेक्शंस होंगे वो कराएगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो कि हर स्टेट में अलग अलग होता है। क्यों बनाया गया अलग से, क्योंकि अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस, इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसे राज्यपाल अपॉइंट करेगा, वही सारी चीजें। इसी तरीके से अब जब आपने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा था तो इनका टेन्योर कितने साल का होगा, भाई आपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, यहाँ पर देखो 5 साल के लिए कि 6 साल के लिए, भाई डायरेक्टली इलेक्टेड है तो ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो, कोई भी पर्सन हो उसका जो टेन्योर होगा वो होगा 5 साल के लिए। अब इसको अलग अलग पढ़ने से क्या मतलब है, पहले पंचायत पढ़ो 5 साल पढ़ो, फिर लोकल बॉडीज में अर्बन लोकल बॉडीज पढ़ो, वहाँ पे फिर 5 साल पढ़ो। अरे सेम है तो फिर 5 साल लिख लीजिए आप,
नोट कर लीजिए कि 5 साल का टेन्योर इनका फिक्स है सबका। इसके अलावा एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर इलेक्शंस लड़ रहा है तो कितने साल के लिए चुना जाएगा। दूसरी बात, इलेक्शन लड़ कौन सकता है? इलेक्शन लड़ने के लिए नॉर्मल सी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होगा ही होगा तो इसमें जब प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है। मुद्दा ये है मिनिमम एज क्या होगी। भाई हमने लोकसभा के लिए एमपी चुना था तो 25 साल था, एमएलएस के लिए 25 था, एमएलसीज के लिए 30 था, इस राज्यसभा के एमपी के लिए 30 था, प्रेसिडेंट के लिए 35, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35। इधर कितना? इधर है मिनिमम एज 21 ईयर्स। याद रखिएगा। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होगा? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 25 तो होगा ही सही, अरे 21 में तो हमारा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं होता, 21 में चुनाव लड़वाएंगे क्या? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप से 21 साल में चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, मिनिमम एज हो गया 21 साल सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो पर्सन चुना जाएगा वो 5 साल के लिए चुना जाएगा। और किसी पर्सन को, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बोला गया है, किसी पर्सन को इस वजह से इस एज को, किसी पर्सन को मिनिमम एज, स्टेट चाहे तो मिनिमम एज में चेंज नहीं कर सकता है कि कुछ स्टेट ने बढ़ा के 21 तो बहुत कॉमन है, बहुत कम है, बच्चे होते हैं, उनको क्या चुनाव लड़ा है? नहीं, फिक्स बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसको छेड़ना मना है, इसको छूना मना है। 21 साल फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप, एज फिक्स है, लिमिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक तो बातें और करने की है, वो है कि हमने बात करी थी कि भैया आपने इलेक्शन करा दिए, करा दिए, काम क्या करेंगे? काम क्या करेंगे? गाँव में काम नहीं होते क्या? नल बनाना, वो सब, नल का पानी आ जाए, सब कुछ रोड वोड बना दे, पैसा कहाँ से आएगा? एक तो ये बताओ काम कौन कौन से करेंगे, ये बताओ पैसा कहाँ से आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है कि जो फाइनेंस रिसोर्सेज होंगे और काम क्या होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर बात करें आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक जिक्र है पंचायती राज सिस्टम का और पंचायती राज सिस्टम का, और 243 MNOP, और P के बाद से आगे जिक्र है अर्बन लोकल बॉडीज का। इसमें आर्टिकल 243G में और आर्टिकल 243W, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको सारे याद नहीं रखने, सब में यही बातें बोली गई है, 5 साल का टेन्योर होगा, ये होगा, वो होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनमें केवल दो आर्टिकल, 243 से 243 ओ पंचायती राज सिस्टम है, और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी, और इनमें भी आपको दो आर्टिकल्स याद रखने हैं। वो कौन से हैं? 243G और 243 आपके W। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दिक्कत ये है, दोनों में ये डिफरेंस है कि एक डील करता है आपके पंचायती राज सिस्टम के काम से, और दूसरा सेकेंड 243W डील करता है आपके अर्बन लोकल बॉडीज के काम से। आर्टिकल 243G के थ्रू शेड्यूल 11 को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक, ऐसे पूछ लेता है शेड्यूल 11 किससे जुड़ा हुआ है, जबकि आर्टिकल 243W के थ्रू शेड्यूल 12 को इंट्रोड्यूस करा गया। इस शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में लिस्ट है इनके कामों की लिस्ट है, यानी यहां पर देखिए आप लोग, जी शेड्यूल 11 लिस्ट है जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हमने सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट पढ़ी थी, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स थे कि ये कौन से काम करेंगे। इसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज को टोटल 18 काम, यूँ बोलें 18 सब्जेक्ट्स के थ्रू 18 काम दिए गए हैं। जैसे वही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, इसी तरीके से इधर है भूमि नगर विकास, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, मतलब डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, ऐसे छोटे छोटे काम जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के, सफाई वगैरह, सैनिटेशन, ये सब। तो ऐसे टोटल 29 काम इनके हैं और 18 काम इनके हैं। अब इन सब काम के लिए
सफाई है, कचरा वाली गाड़ी आएगी, रोड बनाएंगे, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अर्बन लोकल बॉडीज और लोकल बॉडीज को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए हर 5 साल में जैसे सेंट्रल लेवल पे आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, उसी तरीके से हर 5 साल में स्टेट में भी स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगा। हर 5 साल में वो की जिम्मेदारी होगी, हर 5 साल में आफ्टर एवरी 5 years, ताकि उनको काम करने हर 5 साल में ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा। और ये कौन बनाएगा, आपका गवर्नर, ताकि उनको उनको इन 29 कामों को करने के लिए पैसे मिल सके। इधर अर्बन लोकल बॉडीज को इन 18 कामों को करने के लिए पैसे मिल सके। तो हर 5 साल में ये बनाया जाता है। ये क्या करता है, डिवाइड करता है या डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। अगेन ये भी 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज एंड अमंग लोकल बॉडीज। कैसे, देखिए पहले ये देख लेता है कि इतने लाख करोड़ का रेवेन्यू है, तो उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का कितना है और लोकल बॉडीज को कितना जाएगा। भाई लोकल बॉडीज का टोटल इतना हो गया, तो इसको बोले वर्टिकल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज। फिर पता चला कि लोकल बॉडीज को इतना मिला, तो अब लोकल बॉडीज में भी 2 तरीके की लोकल बॉडी, पंचायतों को इतना और आपके अर्बन लोकल बॉडीज को इतना। अब अर्बन लोकल बॉडीज में भी नगर निगम को इतना, इसको इतना, पंचायतों में भी इसको इतना, इसको इतना, ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो ये बोलता है हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो गए। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्यों, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है इन 18 और 29 कामों को करने के लिए। पंचायती राज सिस्टम आर्टिकल 243G, अर्बन लोकल बॉडीज आर्टिकल 243W, जिसके थ्रू शेड्यूल 11 और शेड्यूल 10 इंट्रोड्यूस करा गया। शेड्यूल 11 में जिक्र है उन कामों का जिसको पंचायतों को, ग्राम पंचायत को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को करने हैं, और उनका नंबर 29 है, जबकि अर्बन लोकल बॉडीज में ये संख्या 18 है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थे, हमने कंपेयर करके पढ़ा ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ये था हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी लोकल गवर्नेंस सिस्टम। थैंक यू।